आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपना एक नया टॉपिक जिसका नाम है एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक मास। देखो एटॉमिक मास ना जरा ध्यान से देखोगे ना तो दो वर्ड इसमें जुड़ा हुआ है। ध्यान से सुनेंगे हर चीज़ समझ में आएगा। पहला एटॉमिक, बेसिकली एटम का बात हो रहा है, और दूसरा यहाँ पे मास है, यानी कि मास का बात हो रहा है। अब आपको मालूम है कि मास क्या होता है। मास क्या होता है? बेसिकली एक ऐसा क्वांटिटी बोल लो या फिर मेजरमेंट कह लो जो कि कभी भी घटता या फिर बढ़ता नहीं है अकॉर्डिंग टू प्लेस। जैसे इस चीज़ को हमने पूरी तरीके से आपको ग्रेविटेशन में पढ़ाया था, है कि नहीं। कोई भी ऑब्जेक्ट को यदि आप उठा के धरती से चंद्रमा पे रख दो, मार्स पे रख दो, क्या उसका मास कभी खत्म होगा? नहीं खत्म होगा। तो वही हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं एटॉमिक मास के बारे में। ठीक है, अच्छा केमिस्ट्री का ना हमारा जो एक चैप्टर था मैटर, मैटर अराउंड अस, ऐसा ही कुछ था चैप्टर का नाम। तो उसमें मैटर का डेफिनेशन यदि याद करोगे तो क्या था? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास आर नोन एज मैटर। अब जब मैटर है तो उसके पास मास होगा, अपना कुछ ना कुछ तो मास होगा। हो सकता है 10 ग्राम हो, 20 ग्राम हो, कुछ भी हो, लेकिन मास तो रहेगा। उसी प्रकार से हमारा एलिमेंट जो है, क्या एलिमेंट अपने आप में एक मैटर है कि नहीं है? बताओ। एलिमेंट अपने आप में एक मैटर है। एग्जाम्पल के तौर पे यदि आपके पास बोला जाए आयरन, आयरन क्या हमारा एक एलिमेंट है, उसके पास अपना मास है और वो इन्वायरमेंट में स्पेस भी छेकता है, तो वो हो गया हमारा एक मैटर। तो अब जब मैटर है तो उसके पास अपना खुद का मास भी होगा। ये इस चीज़ से भी तुम अग्री करते हो, है कि नहीं? क्योंकि मैटर के डेफिनेशन में ही लिखा हुआ है कि एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस आर नोन एज मैटर। तो एलिमेंट भी अपने आप में एक मैटर है, और जब मैटर है तो उसके पास मास तो होगा ही होगा, है ना। तो अब जब एटम मैटर है या फिर एलिमेंट बोलो, वो किससे मिलके बना है ये भी बता दो जरा। हम एलिमेंट बोलो या फिर मैटर बोलो, किससे मिलके बना है? एटम से। क्यों? क्योंकि वो नॉन लिविंग थिंग्स है। और हमने कहा था इस चैप्टर के पहले वाले क्लास में कि जो नॉन लिविंग थिंग्स होगा वो एटम से मिलके बना होगा, और जो लिविंग थिंग्स होगा वो सेल से मिलके बना होगा। तो यहाँ पे आप मैटर बोलो या फिर एलिमेंट बोलो, बात सेम है। दोनों मिलके किससे बना होगा? एटम से मिलके बना होगा, है ना। अब जब एटम से मिलके बना है तो उसके पास अपना मास भी होगा। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे एटम के मास के बारे में पढ़ने वाले हैं। बात समझ में आ गया? जैसे आपके बॉडी में छोटा छोटा सेल है, तो वो जो सेल है आपका, क्या वो सेल आपके बॉडी के स्पेस को छेकता है कि नहीं छेकता है? बिल्कुल छेकता है, और उसके पास अपना मास भी है, इसीलिए आपका मास है। सेल का मास है तभी तो आपका मास है, क्योंकि आपका बॉडी भी सेल से मिलकर बना हुआ है। तो उसी प्रकार से जिस प्रकार से आपके सेल का मास है, उसी प्रकार से आपके एटम का भी मास होता है। ठीक है, चलिए इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज। लिखा हुआ है सबसे पहला पॉइंट, अकॉर्डिंग टू डाल्टन ईच एलिमेंट हैड एन एटॉमिक मास। बिल्कुल सही बात है। जितने भी हमारे पास एलिमेंट है, चाहे हाइड्रोजन हो, कार्बन हो, नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, कोई भी हो, हर एलिमेंट एटम से मिलकर बना हुआ है, और उस एटम का खुद का अपना मास है। ये किसने कहा? डाल्टन साहब ने कहा। ठीक है, आगे। अब जब एनसीईआरटी को पलट के देखोगे ना तो एक वर्ड मिलेगा एटॉमिक मास यूनिट, है ना। इसको ध्यान से समझ लेना क्योंकि इसी में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। लिखा हुआ है इसका मतलब यहाँ पे कि एटॉमिक मास यूनिट इज द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट। नहीं समझ में आया ना? कोई दिक्कत नहीं, समझो अब ध्यान से। जैसे हम बाजार में यदि आलू खरीदने के लिए जाएं तो हम क्या कहते हैं कि भैया 1 केजी आलू दीजिए, है ना। यानी कि आलू को मेजर करने का तरीका हमारे पास क्या था? केजी था, है ना। यूनिट केजी हो गया, हमारा स्टैंडर्ड यूनिट क्या हुआ? केजी हुआ। उसी प्रकार से यदि हम लोग एक एटम के मास को मेजर करेंगे तो क्या यूनिट देंगे? उसी को हम लोग कहेंगे एटॉमिक मास यूनिट। बात समझ में आ गया? जैसे आपका किलोग्राम होता है ना, उसी प्रकार से आपका एटॉमिक मास यूनिट है। बस फर्क ये है कि हम लोग एटॉमिक मास यूनिट जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? एटम के मास के लिए इस्तेमाल करते हैं। बस बात खत्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अर्लियर, पहले जो था ना, यानी कि आज से बहुत समय पहले जो हमारे पुराने पुराने साइंटिस्ट हुआ करते थे, वो जो है ना एटॉमिक मास यूनिट को एटॉमिक मास यूनिट वाज रिटन एज AMU इन शॉर्ट।
यानी कि जब हमारा IUPAC नहीं आया था, उसके पहले जो हमारे पुराने पुराने साइंटिस्ट थे वो एटॉमिक मास को शॉर्ट में कैसे लिखते थे, स्मॉल a, स्मॉल m और स्मॉल u। यानी कि बेसिकली a लिया गया एटॉमिक से, m लिया गया मास से और u लिया गया यूनिट से। जैसे हम लोग किलोग्राम को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, kg लिखते हैं ना, उसी प्रकार से इन्होंने AMU लिखा। लेकिन ये कब होता था, IUPAC आने के पहले, है ना। लेकिन बट अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट IUPAC रिकमेंडेशन, एटॉमिक मास यूनिट इज रिटन एज सिंपली स्मॉल u। लेकिन जब IUPAC आया, और आपको मालूम है कि IUPAC क्या है, एक बहुत ही रेनाउंड ऑर्गेनाइजेशन है जो करता क्या है, केमिस्ट्री के फील्ड से जुड़ा हुआ सारे कामों को वो देखता है ना। कौन से एलिमेंट को कौन सा नाम देना है, उसका एटॉमिक मास क्या होगा, है ना, उसका सिंबल क्या होगा, सब कुछ वो अपना देखता है। उसी प्रकार से तो IUPAC ने कहा ना कि देखो भाई, एटॉमिक मास यूनिट को हम ना अब AMU नहीं लिखेंगे, हम सिंपली क्या लिखेंगे, स्मॉल u लिखेंगे। बस बात समझ में आ गया। स्मॉल u का मतलब होता है यूनिफाइड मास। यूनिफाइड मास का मतलब ये हो गया कि यही यूनिट आपको जो है किसी भी प्रकार के एलिमेंट के एटम को जब आप मेजर करेंगे तो आपको स्मॉल u ही देना पड़ेगा। चाहे आप किसी भी एलिमेंट के एटम को भारत में मेजर करो, पाकिस्तान में मेजर करो, अमेरिका में कहीं पे भी करो, आपको यूनिट हमेशा स्मॉल u ही देना पड़ेगा। ये किसने कहा, IUPAC ने कहा। और जो एक बार वो केमिस्ट्री के फील्ड में जो कहा दिया वो सबको मानना पड़ता है ना। तो याद रखिएगा इस चीज को। सबसे पहला बात तो कि एटॉमिक मास, एटम है तो मास होगा, है ना। और डाल्टन साहब ने ही हमको सबसे पहले कहा कि देखो भाई, कोई भी एलिमेंट है तो वो एटम से मिलके बना हुआ है, तो एटम के पास अपना मास है ना। वो हो गया हमारा। तो एटॉमिक मास यूनिट भी तुम लोग समझ गए कि किसी भी प्रकार के एलिमेंट के एटम को जब हम लोग मेजर करते हैं तो बेसिकली हमारा जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो है एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, जैसे kg होता है हमारा, उसी प्रकार से ये भी चीज़ है। उसके बाद पहले AMU से उसको लिखते थे, लेकिन IUPAC ने कहा कि नहीं, अब इसको जो है स्मॉल u से लिख दो, यानी कि यूनिफाइड मास है। स्मॉल u का मतलब यूनिफाइड मास। ठीक है, किसका, किसी भी प्रकार के एलिमेंट का, एटम का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे ना आपके मन में सवाल ये आ सकता है कि सर, हम लोग जानते हैं कि 1 किलोग्राम जो है ना वो 1000 ग्राम के बराबर होता है। यानी कि 1000 ग्राम को आप आपस में ऐड करोगे ना तब आपको 1 किलोग्राम मिलेगा। तो आपके मन में सवाल होना चाहिए कि सर, 1 U में, यानी कि 1 AMU में, अब ना AMU वर्ड इस्तेमाल मत करना, क्योंकि अब हमारे सामने क्या आ गया नया वर्ड, स्मॉल u, उसके बदले में तो स्मॉल u इस्तेमाल करो। तो बताओ कि 1 एटॉमिक मास यूनिट में, यानी कि 1 U में कितना ग्राम होता है। तो इस चीज़ को आप जान लीजिए, हालांकि ये भी चीज़ आपको आगे मिलेगा, लेकिन फिलहाल जान लो 1.6605 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। सोचो ये माइनस में है, ये एक ना, ये क्या है बेसिकली 1 U का मतलब क्या कि एक एटॉमिक मास यूनिट में कितना ग्राम होगा। तो याद रखना 1.6605 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। सोचो ये माइनस में है, यानी कि ये ना इतना हल्का है कि इसको आप ना बेसिकली मेजर भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया हमारा। लेकिन अभी भी आपके मन में सवाल होगा कि सर ये 1 U क्या है ना। इसका मास जो है 1.6605 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम ही क्यों हुआ, है कि नहीं। इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे भी। चलो देखो जरा ध्यान से, पहले तो ये जान लो कि 1 U है क्या। ठीक है, 1 एटॉमिक मास यूनिट यानी कि कितना 1.6605 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम इज अ मास यूनिट इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12 द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। इसका मतलब क्या हुआ, समझ में नहीं आया होगा ना, कोई दिक्कत नहीं, सुनो आप ध्यान से। ये इस चीज को ना इमेजिन करना। ठीक है, इमेजिन करो। चलो आपके बुक में हालांकि उसके बारे में एक वाटरमेलन का पिक्चर देके समझाया गया है ना, उसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। लेकिन पहले ना एक चीज समझो, इमेजिन करो। ठीक है, माइंड में ही इमेजिन करो कि तुम्हारे पास ना एक एटम है। ठीक है, चलो मान लो कि एक एटम कितना बड़ा है, फुटबॉल के जितना बड़ा है। हालांकि उतना बड़ा तो होगा नहीं, लेकिन इमेजिन करो एक फुटबॉल है जो कि बिल्कुल हम उसको क्या कह रहे हैं, एक एटम कह रहे हैं। ठीक है, और
उस एटम को ना 12 बराबर हिस्से में डिवाइड करो। आपके पास बड़ा सा एक एटम है, उस एटम को 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो, ठीक है। और उस 12 इक्वल पार्ट में से एक पार्ट को निकाल लो, एक पार्ट को निकाल लो। एक पार्ट को जब निकालोगे ना और जब उसको मेजर करोगे तो उतना ही आएगा जितना कि 1 U का वैल्यू आपने यहाँ पे पढ़ा। कितना? 1.6605 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। देखो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है 1 एटॉमिक मास यूनिट इज अ मास यूनिट इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12 द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। अब ये कार्बन 12 क्या है इसके बारे में भी समझाएंगे हम, लेकिन पहले तो ये करो कि आपके पास एक एटम था पूरा, उसको 12 इक्वल पार्ट्स में आपने डिवाइड कर दिया। उस 12 इक्वल पार्ट्स में से एक पार्ट को आप निकाल लो और उसको मेजर करोगे तो कितना आएगा? 1.6605 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये है हमारा 1 U का वैल्यू, यानी कि 1 एटॉमिक मास यूनिट का वैल्यू। बात समझ में आ रही है? अब आपके बुक में जो एग्जांपल दिया गया ना, एक वाटरमेलन का बेसिकली एग्जांपल है, उसके बारे में समझो। आपके पास एक तरबूज है, ठीक है। सपोज करो, चलो है ना, हालांकि एग्जांपल तो तरबूज का ही दिया हुआ है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा बेहतर तरीके से समझाना चाह रहे हैं, ठीक है। मान लो सपोज करो कि आपके पास एक तरबूज है और उस तरबूज जो है ना, वो तरबूज 120 kg का है। सपोज करो, हालांकि ऐसा होता नहीं है, सपोज करो कि आपके पास एक बहुत बड़ा तरबूज है और वो तरबूज 120 किलो का है, ठीक है। और उसको 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड करो, तो बताओ एक पार्ट कितने केजी का हुआ? एक पार्ट 10 kg का हुआ ना, बिल्कुल 10 kg का हुआ। सुना मेरे बात को ध्यान से। एक बड़ा सा तरबूज था, कितने का टोटल था? 120 kg का था। उसको आपने 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो एक पार्ट का मास कितना? 10 kg। वही 10 kg आपको बता रहा है कि 1 एटॉमिक मास यूनिट का वैल्यू कितना होता है। बस सिंपल सी बात। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल ले लिया थोड़ा सा बड़ा, 10 kg, और यहाँ पे जो है आपको एक एटम का 12वां हिस्सा, एक एटम का 12वां हिस्सा का मास कितना है? 1.6605 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ग्राम में है, केजी में नहीं है, ग्राम में है। ग्राम में है फिर भी इतना कम है, सोचो। बात समझ में आ रही है? यहाँ तक में कोई डाउट किसी को? अब यहाँ पे ना ये कार्बन 12 क्या है इसके बारे में भी जान लो थोड़ा सा, है ना। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इन 1961 कार्बन 12 आइसोटॉप was chosen as the standard reference for measuring atomic mass। देखो हमारे सामने ना एक समस्या आ रहा था, समस्या ये आ रहा था कि एटॉमिक मास को मेजर कैसे करें, है ना। किस बात को ध्यान में रख के एटॉमिक मास को मेजर किया जाए, समझ में नहीं आ रहा था। यहाँ पे फिर चुना गया कार्बन 12 को। अब ये कार्बन 12 क्या है? आइसोटॉप है बेसिकली कार्बन का। आइसोटॉप क्या होता है इसके बारे में भी जान लो। देखो आइसोटॉप क्या होता है? एक ऐसा एलिमेंट जिसका कि डुप्लीकेट कॉपी हो। जैसे होता है ना कभी कभी हम शक्ल हो जाता है आदमी का, है ना, एक ही चेहरे का दो आदमी। उसी प्रकार से कार्बन है एक एलिमेंट हमारा, कार्बन के अलावा ही दिखने वाले को हम लोग कहते हैं बेसिकली आइसोटॉप्स। बात समझ में आ रही है? इसीलिए कार्बन 12 है, कार्बन 14 है, कार्बन 16 है। ये कार्बन 12, कार्बन 14, कार्बन 16 क्या है? ये कार्बन एलिमेंट का ही हम शक्ल है बेसिकली। आप अभी फिलहाल आइसोटॉप का मतलब ये समझ के चलो। बात समझ में आ रही है? तो कार्बन का एक हम शक्ल कह लो या फिर उसका जुड़वा भाई कह लो जिसका नाम है कार्बन 12, उसी के एटम को लेकर हमको समझाया गया कि कार्बन 12 का क्या करो, एक एटम ले लो। सुनना मेरे बात को ध्यान से। कार्बन 12 का एक एटम लो, उसको 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो, एक पार्ट को निकालो, उसको मेजर करो, कितना आएगा? 1.6605 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम आएगा। और जितना भी वैल्यू हम कहें उतना ही वैल्यू एक मास यूनिट का होगा। यानी कि एक मास यूनिट बेसिकली एटॉमिक मास यूनिट क्या है? बेसिकली यूनिट है ना। यानी कि एक एटॉमिक मास यूनिट का वैल्यू कितना? 1.6605 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। इसको ऐसे समझ लो, 1 kg का वैल्यू कितना? 1 kg का वैल्यू कितना? 1000 ग्राम।
1000 ग्राम। उसी प्रकार से ये भी तो है। समझ में आ गया बात? अच्छा, एक चीज़ और आपके मन में सवाल ये भी आ रहा होगा कि सर एटॉमिक मास यूनिट को मेजर करने के लिए कार्बन 12 का ही क्यों रेफरेंस लिया गया? हाइड्रोजन भी ले सकता था, नाइट्रोजन भी ले सकता था, उसका भी एटम तो लिया जा सकता था ना, क्योंकि वो भी एलिमेंट है। देखो, हालांकि इस चीज़ के बारे में हम अभी इतना बात तो नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं कि एकमात्र कार्बन ही ऐसा एलिमेंट है ना पूरे ब्रह्मांड में। ये चीज़ आपको क्लास 10th में मिलेगा, एक चैप्टर ही है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। क्लास 10th में केमिस्ट्री का एक चैप्टर ही है पूरा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उसमें हम पढ़ाते हैं क्लास 10th को, वही बताएंगे। लेकिन फिलहाल अभी थोड़ा सा आपको बता दे रहे हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड में कार्बन ही एकमात्र ऐसा एलिमेंट है जो कि किसी के भी साथ, यानी कि मोस्ट ऑफ द एलिमेंट के साथ जाके रिएक्ट कर जाता है। हालांकि हर एक एलिमेंट के पास ये पावर नहीं है कि वो किसी भी एलिमेंट के पास जाके उससे रिएक्ट कर ले, नहीं पावर है। लेकिन एकमात्र कार्बन एकलौता ऐसा एलिमेंट है जो कि मोस्ट ऑफ द एलिमेंट के साथ मिलके कुछ ना कुछ बना देता है, यानी कि रिएक्ट कर जाता है। इसीलिए कार्बन 12 को यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे लिया गया है, और ये बिल्कुल सटीक भी बैठ रहा था। तो हम लोग जो एनसीईआरटी में पढ़ रहे हैं, क्या ये किसी एक या दो इंसान के द्वारा दिया गया है क्या? नहीं। मान लो यदि किसी एक या दो इंसान ने कोई थ्योरी हमारे सामने ला दिया, तो हजारों आदमी ना उसके ऊपर पहले रिसर्च करता है कि ये बिल्कुल प्रैक्टिकली सही बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है ना। तो कार्बन 12 का एग्जाम्पल इसलिए लिया गया क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगा कि भाई कार्बन ही एक ऐसा एलिमेंट है जो कि इतने सारे एलिमेंट के साथ मिलके रिएक्ट कर जाता है, तो इसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। तो उन्होंने किया, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट भी किया हमारे बड़े बड़े साइंटिस्ट ने, तब जाके इस चीज़ को आपके एनसीईआरटी बुक में डाला गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखो, ये टॉपिक ना थोड़ा सा ना बच्चों को कंफ्यूज कर जाता है, लेकिन कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, बड़ा सिंपल सा है। बार बार आपके सामने एक वर्ड आ रहा है 1U बराबर 1.6605 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये क्या है? बार बार ये शब्द आएगा आपके सामने, इसको माइंड में अभी फिट कर लो। हम क्यों कह रहे हैं बार बार? क्योंकि ये आगे मिलेगा। मोल कॉन्सेप्ट आप पढ़ोगे, मोलर कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, सब चीज़ इसी में है, तो बहुत परेशान करेगा ये चीज़। तो 1U बेसिकली क्या है? 1U का मतलब ये है, इसको ऐसे समझो कि 1 kg में कितना ग्राम? 1000 ग्राम। उसी प्रकार से 1 एटॉमिक मास यूनिट में कितना ग्राम? 1.6605 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। सिंपल सी बात। और ये जो ग्राम है, ये किस एटम को लेकर निकाला गया है? कार्बन 12 के एटम को लेकर। और वो भी, ये जो मास हमने बताया आपको, वो भी कार्बन 12 के एटम को 12 हिस्सों में पहले बांटा ना। 12 हिस्से में से एक हिस्से का केवल ये मास है, केवल एक हिस्से का मास है ये। यही चीज़ हमारा कहलाता है 1 एटॉमिक मास यूनिट। बस बात खत्म, आगे बढ़ते हैं। चलिए, यहाँ तक में कोई समस्या किसी को? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब सुनिए ध्यान से। द रिलेटिव एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एलिमेंट्स हैव बीन फाउंड विथ रेस्पेक्ट टू एन एटम ऑफ कार्बन 12। मतलब कि अब जो आपके सामने किसी भी प्रकार के एलिमेंट का जो एटॉमिक मास मिलेगा ना, जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास मिलेगा, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास मिलेगा, कार्बन का, फिर से फ्लोरीन, नियोन, ऑक्सीजन, है ना, ये सारे प्रकार के जो एलिमेंट है सबका अपना अपना मास है। तो इनका जो मास निकाला गया है, किसको नज़र में रखते हुए निकाला गया है बताओ? कार्बन 12 के 12वें हिस्से को ध्यान में रखते हुए निकाला गया है। नहीं बात समझ में आया? एक बार फिर से समझो। जैसे मान लो यदि हमको हाइड्रोजन का मास निकालना है, हाइड्रोजन का यदि हमको मास पता करना है, तो हम कैसे पता करेंगे? हालांकि इसके लिए तरीका अलग है, वो भी बताएंगे कि मास कैसे निकालते हैं। लेकिन फिलहाल ये समझो कि यदि हमको किसी भी एलिमेंट का मास निकालना है, तो हमको किसके कॉन्टेक्स्ट में निकालना पड़ेगा? कार्बन 12 के कॉन्टेक्स्ट में निकालना पड़ेगा। कार्बन 12 बेसिकली एक कार्बन का ही अलग सा पार्ट है, हम शकल है उसका, बस सिंपल सी बात। कार्बन 12 मिलेगा, कार्बन 14 मिलेगा, कार्बन 16 मिलेगा, ये सब का सब कार्बन का ही रूप है, और उसी को हम लोग कहते हैं आइसोटॉप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो भी आपको ना एटॉमिक मास मिलता है, अभी हम लोग एग्जांपल भी लेंगे यहाँ पे, किसी भी प्रकार के एलिमेंट का जो एटॉमिक मास मिलता है वो कैसे निकाला जाता है? कार्बन 12 के 12वें हिस्से का जो एक मास है
उसको ध्यान में रख के निकाला जाता है। अब इसमें भी कैसे निकाला जाता है, इसके बारे में हमारा पूरा न्यूमेरिकल चलेगा। मोल कॉन्सेप्ट, मोलर मास सब इसी में है ना। तो फिलहाल अभी ये समझ के चलो। अब रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास of the atom of an element is defined as the average mass of the atom as compared to 1/12 the mass of one carbon 12 atom। मतलब ये हो गया कि किसी भी प्रकार के एलिमेंट का यदि आप एटॉमिक मास निकालने जा रहे हैं तो जो भी आप मास निकालेंगे वो क्या होगा, एक एवरेज एटॉमिक मास होगा। किसके कंपैरिजन में, कार्बन 12 के एक एटम को 12 हिस्से में बांटो और उस 12 हिस्से में से एक हिस्से के कंपैरिजन में होगा। एग्जांपल के तौर पे समझ लो, जैसे रिलेटिव एटॉमिक मासेस ऑफ फ्यू एलिमेंट्स आर एज फॉलोज। जैसे देखो हाइड्रोजन का जो रिलेटिव एटॉमिक मास है ना वो 1 है, 1 है, यानी कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास। अच्छा, यहाँ पे रिलेटिव एटॉमिक मास क्यों कहा गया है, क्योंकि हाइड्रोजन का जो 1 है एटॉमिक मास, ये किसके रिलेशन में निकाला गया है, किसके कॉन्टेक्स्ट में निकाला गया है बताओ, कार्बन 12 के कॉन्टेक्स्ट में निकाला गया है, उसके रिलेशन में निकाला गया है, उसको नज़र में रखते हुए निकाला गया है, इसीलिए इसको कहा गया है रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, तो हमेशा याद रखना इस बात को कि दुनिया में किसी भी प्रकार के एलिमेंट का जो मास निकाला गया है ना वो कार्बन 12 के 12वें हिस्से में से एक हिस्से के मास जो है ना उसको ध्यान में रख के निकाला गया है, यानी कि 1.6605 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम को माइंड में रखते हुए निकाला गया है। अब कैसे रखा है कैसे नहीं रखा है इसके बारे में हमारा पूरा क्लास चलेगा, है ना। मोल कॉन्सेप्ट, मोलर मास सब उसी में है। उसमें हम लोग बेसिकली यही सीखेंगे कि किसी भी एलिमेंट का मास कैसे निकालते हैं। फिलहाल अभी आप जान लो कि हाइड्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास 1 है, कार्बन का 12 है, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5 और कैल्शियम का 40 यू। ये सारा का सारा हमारा किस में है, यू में है, यानी कि एटॉमिक मास यूनिट में है। ठीक है, अब बताओ कि यहाँ तक में किसी प्रकार का किसी को कोई समस्या। देखो एटॉमिक मास यूनिट में ना जो हमारा बेसिकली टॉपिक था एटॉमिक मास, इसमें बहुत कुछ भी यदि आपको याद नहीं रहे ना तो 2-3 चीज़ याद रख लेना। ठीक है, हालांकि बच्चे इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं। अभी हम यहाँ पे पढ़ा दिए, आपको समझ में आ गया होगा वो ठीक है, लेकिन घर जाओगे भूल जाओगे। लेकिन 2-3 बातें इसमें जो आपको हमेशा याद रखना है, सब कुछ याद नहीं रखना है, सब कुछ पूछता भी नहीं है। 2-3 बात जो आपको याद रखना है जो कि आपको आगे भी परेशान करेगा, वो पहला तो ये है कि एटॉमिक मास यूनिट बेसिकली एक स्टैंडर्ड यूनिट है। किसी भी प्रकार के एलिमेंट के एटम के मास को नापने के लिए, बात समझ में आ रही है, किसी भी प्रकार के एलिमेंट के एटम के मास को नापने के लिए जो हम लोग यूनिट का इस्तेमाल करते हैं वही हमारा कहलाता है एटॉमिक मास यूनिट। पहले इसको AMU लिखा जाता था एटॉमिक मास यूनिट को, लेकिन IUPAC सामने आया और उन्होंने कहा कि इतना बड़ा नहीं लिखने की जरूरत है, सिंपली U लिख दो तो समझ में आ जाएगा, है ना। और इसको हमने अच्छी तरीके से आपको ऐसे समझाया कि 1 kg बराबर 1000 ग्राम होता है। उसी प्रकार से समझो कि 1 एटॉमिक मास यूनिट बराबर 1.6605 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है। ये क्या है बेसिकली, अब ये भी पूछा जा सकता है आपको कि 1U का आपने वैल्यू तो बता दिया, लेकिन ये तो बताओ कि आखिर है क्या ये। तो आप क्या बोलोगे कि कार्बन 12 का एक एटम लो, कार्बन 12 का एक एटम लो, उसको बराबर 12 हिस्सों में डिवाइड कर दो, 12 हिस्से में से कोई एक टुकड़ा बाहर निकाल लो। एक टुकड़ा जो आपने बाहर निकाला उसी का मास हमारा कितना है 1.6605 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, और उसी को हम लोग कहते हैं 1U, यानी कि 1 एटॉमिक मास यूनिट। इतना भी यदि आपको याद रह जाता है ना तो बहुत बड़ी बात है। और दूसरा बात इसमें आप ये भी याद रखिएगा कि दुनिया में जितने भी एलिमेंट के मास को निकाला गया है वो कार्बन 12 के एक एटम के 12वें हिस्से को ध्यान में रखते हुए निकाला गया है, यानी कि वही वैल्यू को नज़र में रखते हुए निकाला गया है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने आपको अभी बताया कि हाइड्रोजन का 1 है, कार्बन का 12 है,
12U, 1U, 14, 16, ये सब U में है, यानी कि एटॉमिक मास यूनिट में है। बात समझ में आ रही है? तो इन सारे चीज़ों को, इन सारे का जो मास निकाला गया है वो बेसिकली उसी वैल्यू को नज़र में रखते हुए निकाला गया है। आपके मन में फिर भी अभी सवाल आ रहा होगा कि सर कैसे नज़र में रखा होगा, कैसे मास निकाला होगा? तो इसके लिए हम आपको बता रहे हैं कि इसके लिए हमारा एक लंबा सा चैप्टर ही चलेगा, जो कि हम लोग बोर्ड पे सीखेंगे, है ना। हमने पहले भी कहा था आपको कि बहुत सारा इसमें ऐसा चीज़ है जो कि हमको बोर्ड पे बताना पड़ेगा, लेकिन जो थ्योरी वाला पार्ट है उसको केवल आप अपने स्क्रीन पे ही समझ लीजिए, है ना। चलिए, तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे समझ गए। तो अब यदि चलते फिरते आपसे कोई पूछ दे कि बताओ एटॉमिक मास यूनिट क्या है, तो क्या बता दोगे? तो एटॉमिक मास यूनिट बेसिकली हमारा एक स्टैंडर्ड यूनिट है एटम के मास को मेजर करने के लिए। बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है। जैसे केजी होता है उसी प्रकार से आपका एटॉमिक मास यूनिट है, डिनोट करेंगे स्मॉल यू से। हो गया बात खत्म? कोई समस्या किसी को? चलो, ये टॉपिक थोड़ा सा मज़ेदार था। उसके बाद ना इसी में एक छोटा सा टॉपिक और है हमारा, हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट। ठीक है, इसके बारे में हम लोग अपने अगले वाले क्लास में बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच।